नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको दीनी दुनियावी इल्म से मालामाल फरमाए। पिछली मरतबा पिछले लेक्चर में गुज़िश्ता लेक्चर में जो हमने पढ़ा था बेटा, वो मुकालमा निगारी का तारुफ था। आज हमने जो पढ़ना है वो रसीद नवीसी है। बहुत से तालिब इल्म इस सवाल को गैर मामूली समझते हुए याद तक नहीं करते, लिखते तक नहीं, और ये सबसे आसान तरीन सवाल है। आज हम इसका तारुफ करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके लिखने के चंद पहलू बताऊंगा। ये रसीद नवीसी और दरख्वास्त नवीसी के बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो एक दूसरे से मुतरादिफात में हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन बच्चे समझते हैं कि जितने भी तलबा हैं कि रसीद शायद बहुत मुश्किल होती है, नहीं लिखी जाती, या उसके लिए तहरीर बड़ी मुख्तसर सी तहरीर होती है और चंद अनुमानात पर रसीद होती है, और फिर वो इबारत सभी एक जैसी होती है, तमाम रसीदों की, उनमें सिर्फ थोड़ा सा रद्द-बदल करना पड़ता है। आइए रसीद नवीसी के बारे में तारीफ और मफ़हूम पढ़ते हैं। रसीद फारसी जुबान का लफ्ज़ है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि उर्दू बहुत सी जुबानों का मुरक्कब है, तो इसीलिए ज़्यादा उर्दू पर असर और रसूख जो है वो अरबी और फारसी का है। तो रसीद फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने, अब ये लुगत के एतबार से इसके मायने पहुंच, पहुंचाना या रसाई। अब ये तीनों मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। पहुंच, पहुंचाना, रसाई, ये तीनों मुतरादिफ इस्तेमाल होते हैं। पहला मायने ये हो गया। दूसरे नंबर पर किसी चीज के वसूल होने की या वसूली की दस्तखती तहरीर, पहुंचने का करार। इकरार जो है, जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप रसीद लिखवाएंगे, सनद लेंगे रिटर्न फॉर्म में, तहरीरी सूरत में, वो आपकी रसीद है। हम बाजार में, मार्केट में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, जो बिल लेते हैं बेसिकली वो तहरीर जो होती है, वो बिल जो होते हैं वो रसीद होती है। लेकिन हमने रसीद का मतलब भी कुछ और समझ रखा है। तीसरे नंबर पर इसका मानी है वसूल या वसूली की तहरीर, कि आप किसी से कोई चीज वसूल कर रहे हैं, आपने उनसे सनद ले ली तहरीरी सूरत में, वो सनद आपकी रसीद कहलाएगी। फिर चौथा मायने वो इन सबसे जरा हटकर मुनफरद है, पता, खबर, सुराग। अब ये तीन मायने इन तीन पिछले मायनों से बड़े मुनफरद हैं। पता मतलब, अब पते से मुराद कि आपको खबर होनी चाहिए। ये पता एड्रेस वाला नहीं है कि आपको किसी के घर का एड्रेस पता हो, किसी जगह का एड्रेस पता, ये रसीद नहीं होती। पता से मुराद कि आपको मालूम हो, खबर हो। खबर, सुराग मतलब कि कोई चीज खरीदी आपने, उसके मुतालिक मुकम्मल परख लेना, फिर तहरीरी सूरत में ले लेना, वसूल कर लेना, वो आपका की रसीद होगी। अब इस्तिलाही मानों में किसी चीज या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत रसीद कहलाती है। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम मार्केट में से कोई भी चीज रकम, किसी शख्स से रकम वसूल करनी है, हमने रकम लेनी है, वो रसीद लिखवा लेंगे। किसी को देनी है, रसीद लिख कर देंगे। जो तहरीरी सूरत में लिखेंगे वो रसीद कहलाती है। वसूली की तहरीरी सबूत जो है हमारे पास, वो रसीद कहलाता है। अब हम बात करते हैं रसीद नवीसी के लिए जरूरी हिदायत। ये इम्तिहानी नुक्ता नजर के लिए भी है, और वैसे भी आपको रोजमर्रा जिंदगी में रसीद लिखने का तरीका भी आप सीख जाएंगे। और बहुत से ऐसे तलबा और तलबात हैं जिन्हें आज तक वो 12वीं जमात में है, 11वीं जमात में है, 9वीं और 11वीं जमात में तो रसीद का सवाल आता ही है। तो बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्हें रसीद का पता ही नहीं होता। वो इस सवाल को ये सोचकर हल नहीं करते कि शायद ये सवाल बहुत मुश्किल है, जबकि इस सवाल की तहरीर
خط سے، درخواست سے، مکالمہ سے بہت چھوٹی ہوتی ہے. صرف اس کے لکھنے کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو بچے کو سمجھ نہیں آ پا رہے ہوتے، تو بچہ اپنی عملی زندگی میں بھی طلبہ جو ہیں وہ رسید سے گریز کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی کون سی ایسی شرائط ہیں رسید لکھنے کی جو ہم اپنی عملی زندگی میں یا اپنے امتحانی سوالات جو رسید کا آتا ہے، اسپیشلی جماعت نہم اور جماعت 11ویں کے طلبہ جو ہیں وہ اسے اچھے طریقے سے سمجھیں اور پھر اپنے اس سوال کو قطعاً ہی نہ چھوڑیں. اگر آپ کا یہ سوال آپشن میں آتا ہے تو آپ اسی کو سلیکٹ کریں، کیونکہ اس کی تحریر جو ہوتی ہے وہ بڑی سادہ اور روزمرہ زندگی میں بولے جانے والے الفاظوں میں ہوتی ہے. تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے رسید کا عنوان جلی حروف میں لکھیں. جلی حروف کہتے ہیں واضح الفاظوں میں لکھیں اور صاف ستھرے لفظوں کا استعمال کریں. تو اسے ویسے جلی لفظ یہ جلا دینے والا نہیں ہے. جلی کا مطلب ہوتا ہے موٹے حروف میں، بڑے حروف میں لکھیں، صاف ستھرا کر کے لکھیں اور جو عنوان دیں وہ بڑا سادہ سا عنوان ہو، پڑھنے والے کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ یہ رسید کیوں لکھی گئی ہے. اچھا، رسید سے مترادف مجھے یاد آیا کہ رسید اور راہداری یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. راہداری کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتایا جائے گا کہ راہداری کیا ہوتی ہے. فی الحال میں آپ کو رسید نویسی کی ہدایات بتانے لگا ہوں جو آپ کے امتحانات میں اور عملی زندگی میں آپ کے سب سے زیادہ کام آنے والی ہیں. تو سب سے پہلے رسید کا عنوان وہ آپ خط کا عنوان دیتے ہیں، درخواست کا عنوان دیتے ہیں، مکالمہ نگاری میں مکالمے کا عنوان دیتے ہیں. تو یہ آپ کو کہانی لکھتے ہیں اس کا عنوان دیتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں اس کا عنوان دیتے ہیں. عنوان آپ کو سبھی کے دینے پڑتے ہیں. اسی طرح رسید کا بھی عنوان دیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کسی سے رقم لینی ہے، وصول کرنی ہے، تو رقم کی وصولی یہ میرا عنوان ہوگا، جسے میں بہترین صاف ستھرے الفاظوں میں لکھوں گا. پوائنٹ نمبر 2 ہے صفحے کے وسط. وسط کہتے ہیں درمیانی حصے کو. اب آپ نے صفحے کے وسط میں باعث تحریر آنکھ تحریر کریں گے. اب اس کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب آسان سے لفظوں میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. جیسے کہ ادھر رسید جو تھا یہ فارسی زبان کا لفظ تھا، باعث تحریر آنکھ جو ہے یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب اس تحریر کو لکھنے کی وجہ یا سبب یہ ہے کہ اب ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے کہ یہ ہمارا تمہیدی کلام ہوگا، ابتدائیہ جملے ہوں گے کہ اب ہم نے یہ تو معنی آپ کو میں نے سمجھا دی کہ یہ تحریر فارسی کی ہے اور اس کا مطلب معنی یہ ہے، لکھا یہی جائے گا اور درست بھی یہی ہوتا ہے رسید میں. یہ قطعی درست نہیں ہوتا. یہ آپ کو میں نے معنی سمجھائے ہیں اس کے. اب پوائنٹ نمبر 3 کی بات کرتے ہیں. نفس مضمون میں سب سے پہلے، اب نفس مضمون مدعا ہو گیا، نفس مضمون ہو گیا. انگلش میں آپ باڈی کہتے ہیں، اردو میں ہم متن کہہ سکتے ہیں. نفس مضمون میں سب سے پہلے رقم کا ذکر کریں. اگر آپ کسی سے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے کسی سے رقم کی وصولی کرنی ہے، تو اسی لیے یہاں رقم کا ذکر کریں کہ آپ نے کتنی رقم لینی ہے، اور رقم کے ساتھ مبلغ کا لفظ استعمال کریں. اور یہ شرط اول ہے کہ جب بھی آپ کسی سے رقم کا تقاضا کرتے ہیں یا کوئی آپ سے رقم کا تقاضا کرتا ہے، اردو کی تحریر میں آپ کو مبلغ لکھنا پڑتا ہے اور تب جا کر آپ کی لکھی گئی تحریر رقم کے حوالے سے درست ہوتی ہے. جبکہ ہم روزمرہ زندگی میں بالکل استعمال نہیں کرتے. میں نے کسی سے 50,000 وصول کرنا ہے تو میں صرف 50,000 لکھ دیتا ہوں. مجھ سے کسی نے پیسے وصول کرنے ہیں تو وہ بھی صرف یوں ہی لکھا جاتا ہے، مبلغ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. ویسے مبلغ ذو معنی رکھتا ہے. مبلغ کا مطلب تبلیغ کرنے والا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مبلغ کا مطلب صرف بھی ہوتا ہے، مبلغ کا مطلب فقط بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مبلغ تبلیغ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ مبلغ کا لفظ رقم کے ساتھ صرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پھر پوائنٹ نمبر 4 پر آتے ہیں. کل رقم کی نصف رقم لکھیں. یہ بھی شرط ہے کہ آپ نے کتنی رقم لی، وصول کرنی تھی، جس کا نصف اتنا بنتا ہے، آدھا اتنا ہے. رقم کا اندراج لفظوں اور ہندسوں میں کریں. مطلب کہ آپ کو رقم کا اندراج ہندسوں میں بھی کرنا پڑے گا اور لفظوں میں بھی کرنا
दोनों सूरत में बाय मिस्टेक। इसकी वजह क्या है कि ये दोनों में आपको करना पड़ेगा, हिंसों में भी और लफ्जों में भी। इसकी वजह यह है कि अगर तहरीर लिखते हुए आपसे मिस्टेक हो जाती है लफ्जों में, तो हिंसों में दुरुस्त लिखा जाए, और अगर हिंसों में गलती हो जाती है तो लफ्जों में दुरुस्त लिखा होगा। इसीलिए 5वें नंबर पर आप किसी चीज अशिया की रसीद बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोर्ड मार्कर है, उसके अलावा हम बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो अगर हम किसी दुकान से कोई सामान रस्त खरीदने जाते हैं जो जरूरत का होता है, उसकी रसीद वसूल करते हैं, या किसी को कोई चीज दे रहे हैं, जैसा कि हम मकान किसी को दे रहे हैं, या हम बेड खरीदने गए हैं, तो उस पर हमने रसीद की लेन देन करनी है रकम की, कि हम आपको कुछ दिन बाद आपकी बेड की कीमत जो है वो अदा करेंगे, तो हमसे तहरीरी सूरत में रसीद लेंगे, सनद लेंगे। अशिया की रसीद लिखते वक्त मुनासिब तफसील दे। अब मुनासिब तफसील उस चीज की होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये एक चीज है बोर्ड मार्कर, अब इसकी रसीद लिखनी है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा कि इसका रंगत का ये स्याह रंग का है, फिर ये इरेजेबल है, मतलब कि इससे आप लिख कर रेज कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर लिखी गई इसी की, मतलब कि ये बुलेट टिप है, मतलब इसकी लिख इस तरह की है, और इसके बाद इसकी कीमत लिखेंगे, उसके बाद इसकी कंपनी लिखेंगे कि ये डॉलर कंपनी का है। तो ये रसीद लिखते हुए इन चीजों का इस्तेमाल कर लिखना जरूरी होता है। जो भी चीज रसीद लिख मुनासिब तफसील देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है खरीदार का नाम, वल्दियत, मुकम्मल पता लिखें। ये सबसे जरूरी होता है। आप रकम वसूल कर रहे हैं या रकम दे रहे हैं, तो मुकम्मल नाम, वल्दियत और मुकम्मल पता होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए। उसके बाद 7वां है नफ्स मजमून के दरमियान अल-अब्द। जब आप ये लिख लेते हैं, दरमियान में लिखते हैं अल-अब्द, रकम वसूल कुंदा का नाम, वल्दियत, मुकम्मल पता, कि किससे लेनी है वो लिखेंगे, किसने लेनी है अल-अब्द के बाद वो लिखेंगे। 8वें पॉइंट पर दोनों अतराफ, अब आपने वो सफा जो होगा आपके पास, जो वर्क होगा, उसके अल-अब्द के दोनों अतराफ में गवाहों का मुकम्मल नाम। अब मुकम्मल नाम का मतलब कि नाम, वल्दियत और फिर पता, ये एक मुकम्मल नाम होता है, वो लिखें। तारीख लिखने का तरीका दुरुस्त तरीका लिखें, जो मैं आपको गुज़िश्ता खतूत नवीसी में भी समझा चुका हूँ और दरख्वास्त नवीसी में भी समझा चुका हूँ। आप मेरे वो लेक्चर देखिएगा, उनमें आपको दरख्वास्त लिखने का तरीका मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको रसीद नवीसी का बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। आप इस लेक्चर से बेहतरीन तरीके से मुस्तफीज होंगे, फायदा हासिल करेंगे। ये सिर्फ तारुफ था बेटा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक और अमली जिंदगी के मुताबिक मैं आपको रसीद लिखने का तरीका समझाऊंगा कि अमली जिंदगी में और इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक रसीद किस तरह लिखी जाती है, और इसमें कोई जो सीधा पहलू है वो सारे आपके सामने मंजर आम पर लाए जाएंगे। उस लेक्चर में आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। तारीख भी उस लेक्चर में आपको समझाई जाएगी कि उर्दू में तारीख किस तरह लिखनी चाहिए। आपको ये सिर्फ तारुफ करवाने का मकसद ये होता है कि आप जो चीज लिख रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, आया इसके मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि जो सवाल, जैसे कि आप दरख्वास्त कर रहे हैं, लिख रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, रसीद लिख रहे हैं, आपको पता होगा ये क्यों और ये इसका बैकग्राउंड क्या है। फिर जाकर आप उसके मुतालिक बेहतरीन, जब आप उनकी जरूरी हिदायत आपको याद होंगी, जब आप उनके लफ्जी मतलब आपको याद होंगे, इस्लाही डेफिनेशन याद होगी, तब आप बेहतरीन तरीके से अच्छे अंदाज से उसे लिख सकते हैं। बेहतरीन आप अपने इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक सवाल को 100% कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको रसीद नवीसी का तरीका सिखाया जाएगा, और भी जितने आपके क्वेश्चन हो, सवालात हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा
اس پر بھی آپ واٹس ایپ پر بھی مجھے میسج کر کے آپ کی کوئی بھی سوال کلاس نہم دہم 11ویں 12ویں جماعت کی اردو سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات ہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. بس